नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले भारत और इंडोनेशिया में आज कई समझौते हुए। आपको बता दें, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि हैं। आज उनकी पीएम मोदी से मुलाकात हुई, कई मुद्दों पर बात हुई। भारत इंडोनेशिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हुई। हेल्थ सेक्टर को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री मोदी बोले, भारत इंडोनेशिया के बीच ऐतिहासिक संबंध है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की संकल्प सीरीज जारी है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के संकल्प पत्र का पार्ट 3 लॉन्च किया। 1700 कच्ची कॉलोनियों में मालिकाना हक देने और 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा किया गया। अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या 3 साल में यमुना में डुबकी लगा पाएंगे केजरीवाल। दिल्ली में सिर्फ सियासी सीरीज नहीं चल रही है, बल्कि चुनावी माहौल में फिल्मी कलेश भी हो रहा है। दिल्ली दंगों पर बनी फिल्म 2020 दिल्ली का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। वोटिंग से सिर्फ 3 दिन पहले फिल्म भी रिलीज हो जाएगी। इस पर जबरदस्त सियासी टक्कर देखने को मिल रही है। इस पर हमने विशेष कुंजी तैयार की है। आज प्रयागराज से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातनी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म एक विराट वट वृक्ष है। ये भी कहा कि महाकुंभ से यूपी को वैश्विक पहचान मिली है। उन्होंने एकता से अखंड रहेगा देश वाला संदेश भी दिया। सत्ता में डॉक्टर और इंजीनियर बनाने वाले फिटजी कोचिंग सेंटर की भी बात होगी। 5 राज्यों में फिटजी के कई सेंटर्स पर ताला लग चुका है। दरअसल वेतन नहीं मिलने पर फिटजी के शिक्षकों ने सामूहिक इस्तीफा दिया था, जिसके बाद कई केंद्रों पर ताले लगाए गए। इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को हुआ है जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एडवांस्ड पैसे दिए हुए थे। इस खबर पर हमने सत्ता की विशेष कुंजी तैयार की है। सत्ता के न्यूज मित्रों को सैफ अली खान पर हुए चाकू अटैक के मामले में बड़ा अपडेट भी दे दें। इस मामले में पुलिस अब इनसाइडर की तलाश कर रही है। मतलब ये कि पुलिस को ये शक है कि हमलावर को घर के अंदर से किसी ने मदद की थी। सवाल यही है कि इनसाइडर कौन है। अमेरिका की जेल में बंद मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। सत्ता में आपको बताएंगे कैसे तहव्वुर राणा ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हेडली की मदद से आतंकी साजिश रची थी, आतंकियों की मदद की थी सत्ता में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एक फिल्म की जो दिल्ली दंगों पर आधारित है। और ये फिल्म दिल्ली में चुनाव से सिर्फ 3 दिन पहले रिलीज होने वाली है। इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। जाहिर है, जब हिंदू मुसलमान दंगों की कहानी वाली फिल्म हो, सामने चुनाव हो, ट्रेलर रिलीज हो चुका हो, तो राजनीतिक तापमान तो बढ़ेगा ही। दिल्ली में कुछ ऐसा ही हो रहा है। फिल्म का 3 मिनट 21 सेकंड का ट्रेलर रिलीज है। सत्ता में आज दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले आई इस फिल्म और इस फिल्म की कहानी के बारे में आपको बताएंगे। साथ में फिल्म पर हो रही सियासत को भी आपके सामने रखेंगे। पहले फिल्म का संक्षिप्त परिचय आपको दे दें। फिल्म का नाम है 2020 दिल्ली। फिल्म 24 फरवरी 2020 के दिन की कहानी पर आधारित है। दावा यह है कि यह भारत की पहली सिंगल शॉट हिंदी फीचर फिल्म है। मतलब 1 शॉट तकनीक से फिल्म को शूट किया गया है। इस फिल्म के निर्माता देवेंद्र मालवीय हैं। दिल्ली में फिल्म से ज्यादा फिल्म की टाइमिंग को लेकर सियासी टक्कर देखने को मिल रही है। फिल्म की कहानी हिंदू मुस्लिम दंगों वाली है और टाइमिंग चुनावी है, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ 10 दिन के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से 13 दिन पहले इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और चुनाव से सिर्फ 3 दिन पहले 2 फरवरी को पिक्चर रिलीज की जाएगी। आगे फिल्म की कहानी और टाइमिंग पर हो रही राजनीति को भी आपको दिखाएंगे। पहले इसकी कहानी की चर्चा कर लेते हैं। फिल्म में दिल्ली दंगे की कहानी को दिखाया गया है। आज से लगभग 5 वर्ष पहले की वो दर्दनाक कहानी है इसमें, जब दिल्ली में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे और उसी दौरान देश की राजधानी हिंसा की आग में चल रही थी। दिल्ली के कई इलाकों में गोलियां चल रही थी, हिंदू मुसलमान वाली लड़ाई हो रही थी, आगजनी हो रही थी। अब इस पूरी घटना को फिल्मी पर्दे पर उतारा जा रहा है। आप सिर्फ 60 सेकंड में दिल्ली दंगों पर आधारित इस फिल्म का वीडियो ट्रेलर देखिए। उसके बाद सियासी टक्कर वाली फिल्म की बात भी होगी, जिसमें अलग अलग पार्टी के किरदार भी हैं, डायलॉग भी हैं और सबकी अपनी अपनी स्टोरी लाइन भी है। वैसे ये एक बहस का विषय है कि फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों की हिंसा में किस समुदाय को ज्यादा नुकसान हुआ, हिंदू और मुसलमान के बीच लड़ाई को किसने भड़काया, इसमें राजनीतिक नेताओं की क्या भूमिका थी और पुलिस का रवैया कैसा था। इसको लेकर सबके अपने अपने चश्मे हैं, अपनी अपनी कहानी भी है।
एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के दंगे CAA विरोधियों ने भड़काए क्योंकि नागरिकता कानून का विरोध फीका पड़ता जा रहा था और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ओर ध्यान खींचा जा सकता था। फिल्म के ट्रेलर में भी इसी की झलक मिलती है। इसको लेकर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन ये सच है कि दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोग घायल हुए, घरों, दुकानों, धार्मिक स्थलों का सामान लूटकर वहां आग लगा दी गई। दंगाइयों ने पत्थर, लाठी, पेट्रोल बम, सिलेंडर और पिस्तौल को हथियार बनाकर मौत का तांडव किया था। दिल्ली दंगों पर हमेशा से राजनीति होती रही है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। अब जब चुनावी माहौल में फिल्म आने वाली है तो सियासी लड़ाई भी तेज हो चुकी है। इस सियासी लड़ाई वाली फिल्म में अलग अलग पार्टी के नेताओं के अपने अपने डायलॉग हैं। बीजेपी नेता का कहना है कि विशेष वर्ग ने योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली में दंगे किए, देश को बदनाम करने के लिए दंगा कराया गया था। वहीं कांग्रेस नेता का कहना है कि बीजेपी ने दिल्ली में दंगे करवाए थे। आम आदमी पार्टी के नेता का कहना है कि नफरत फैलाने के लिए यह बीजेपी का प्रोपेगेंडा था। सवाल यही है कि सच क्या है। फिल्म निर्माता देवेंद्र मालविया का दावा तो यही है कि सच को दिखाया गया है, लेकिन दिल्ली दंगे की सच्चाई पर और इस फिल्म पर नेता क्या कहते हैं, सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में पहले आप देख लीजिए। जिस समय कोई देश में कोई विदेशी मेहमान आता है और भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर योजनाबद्ध तरीके से एक विशेष वर्ग दंगे करता है, लोगों की जान लेता है, ये दंगा केवल देश को बदनाम करने के लिए था। आपने दिल्ली को दहशत में फैला दिया था, तो अगर कोई फिल्म बना रहा है तो आप उसके बनाने पर आपको आपत्ति क्यों है? अपनी एनर्जी को काम की तरफ लगाना चाहिए, बजाय इसके कि नफ़रत फैलाने के लिए कोई प्रोपेगेंडा रचा जाए या नफ़रत फैलाने के लिए किसी चीज़ को चुनाव से पहले प्लान किया जाए। उससे अच्छा है कि ये बताओ ना कि दिल्ली के लिए विजन क्या है। केजरीवाल साहब तो मुख्यमंत्री थे, दंगों में वो कहाँ थे? वहाँ बहुत से लोग हमसे कह रहे थे कि हमारे बीच तो आते। हम तो हिंदू मुस्लिम एरिया में भी गए, हिंदू के एरिया में गए, मुसलमानों के यहाँ गए, सबके यहाँ गए, पूरे इलाकों में घूमे। हम वहाँ शांति के लिए हम लोगों ने लोगों से प्रार्थना की, लेकिन केजरीवाल वहाँ से पूरी तरीके से गायब था। दिल्ली के दंगों में जो शामिल दंगाई थे, ताहिर हुसैन से लेकर इशरत जहां और ऐसे लोगों को बचाने का काम आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने किया, और अब उसके सच को दबाने का काम आज वही इकोसिस्टम कर रहा है। वो फिल्म का एक हिस्सा मैंने देखा है, इसमें पूरी तरह से उल्टी बात दिखाई गई है। और जो दिल्ली में दंगा हुआ था वो दंगा बीजेपी ने कराई थी, और दंगाई जो थे बुलंदशहर, बागपत और जगहों से आए थे, और वह इसलिए भी कि पुलिस किसके पास है, वो तो बीजेपी के साथ है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र को संबोधित कर रही हैं। आइए सीधे रुख करते हैं उनका। प्रतिष्ठित सदस्यों, संविधान के निर्माण से जुड़े विभिन्न अधिकारियों और ऐसे अन्य लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिनके कठिन परिश्रमों के फलस्वरूप हमें ये विलक्षण ग्रंथ प्राप्त हुआ। प्यारे देशवासियों, संविधान लागू होने के बाद के ये 75 वर्ष हमारे युवा गणतंत्र की सर्वांगीण प्रगति के साक्षी है। स्वाधीनता के समय और उसके बाद भी देश के बड़े हिस्सों में घोर गरीबी और भूखमरी की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन हमारा आत्मविश्वास कभी डिगा नहीं। हमने ऐसे परिस्थितियों के निर्माण का संकल्प लिया जिनमें सभी को विकास करने का अवसर मिल सके। हमारे किसान भाई बहनों ने कड़ी मेहनत की और हमारे देश को खाद्यान्न उत्पादन पर निर्भर बनाया। हमारे मजदूर भाई बहनों ने अथक परिश्रम करके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कायाकल्प कर दिया। उनके शानदार प्रदर्शन के बल पर आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित कर रही है। आज का भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नेतृत्व की स्थिति हासिल कर रहा है। संविधान में निर्धारित रूपरेखा के बिना ये व्यापक परिवर्तन संभव नहीं हो सकता था। हाल के वर्षों में आर्थिक विकास की दर लगातार ऊंची रही है, जिससे हमारे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुई है। किसानों और मजदूरों के हाथों में अधिक पैसा आया है तथा बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है।
आप सुन रहे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संबोधन। लेकिन अब एक बार फिर वापस रुख करते हैं दिल्ली की खबरों का। और दिल्ली में दिल्ली चुनाव को लेकर राजनीति इस वक्त अपने चरम पर है। दिल्ली की राजनीति में वादों वाली सत्ता की बात भी आइए कर लेते हैं, जिसमें आज गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आज बीजेपी के संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी किया। इससे पहले 7 जनवरी को जेपी नड्डा ने पहला पार्ट, 21 जनवरी को सांसद अनुराग ठाकुर ने दूसरा हिस्सा और आज अमित शाह ने तीसरा पार्ट जारी किया। आज संकल्प पत्र के तीसरे हिस्से में यूं तो बीजेपी ने दिल्ली वालों से कई वादे किए, लेकिन इसमें यमुना सफाई के वादे की काफी चर्चा रही। चर्चा इसलिए रही क्योंकि दिन में यमुना सफाई के वादे से पहले आज सुबह नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के कटआउट की यमुना में डुबकी लगवाई। इस कटआउट में केजरीवाल को कान पकड़े हुए दिखाया गया था। आज के संकल्प पत्र में बीजेपी ने यमुना सफाई के मुद्दे को बहुत हाईलाइट किया। बीजेपी ने वादा किया कि साबरमती रिवर फ्रंट की तरह यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे। इसके अलावा दिल्ली के 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। मजदूरों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा। दिल्ली में 5 लाख का इलाज फ्री देंगे। 1700 अनधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक मिलेगा। 13,000 सील की गई दुकानों को दोबारा खोला जाएगा। दिल्ली में 13,000 नई इलेक्ट्रिक बसें लाएंगे। इसके अलावा भी कई ऐलान किए गए, जैसे मीडिया कर्मी और वकीलों के लिए 10 लाख रुपए का बीमा और युवाओं को मेट्रो में यात्रा के लिए हर वर्ष 4,000 रुपए दिए जाएंगे। इन ऐलान के अलावा अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जैसा झूठा इंसान अपने पूरे जीवन में मैंने नहीं देखा है। अभी कुंभ लगा है, केजरीवाल डुबकी लगा लें तो झूठ बोलने के पाप कट जाएंगे। केजरीवाल ने हर चुनाव में झूठे वादे किए हैं। बीजेपी कोरे वादे नहीं करती है। आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया ने जवाब दिया और ये दावा किया कि बीजेपी का सत्ता वाला सपना पूरा नहीं होने वाला है। दिल्ली के युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरियां ट्रांसपेरेंट तरीके से, किसी भ्रष्टाचार के बगैर और 20 लाख स्वरोजगार पैदा कर युवाओं को हम रोजगार देने का काम करेंगे। अमित शाह जी ये दिल्ली के लोगों के साथ मजाक क्यों करते हैं? दिल्ली के लोग 2.5 करोड़ लोग हैं और आप कह रहे हो 50,000 नौकरियां देंगे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? 13,000 दुकानें दिल्ली में सील पड़ी है। हमने कुछ अधिवक्ताओं के साथ बैठकर इसका कानूनी रास्ता निकाला है। हम एक न्यायिक प्राधिकरण बनाकर इसको 6 महीने के अंदर सारी दुकानों को रीओपन करने का हम काम करेंगे। दुकानों की सीलिंग 20 साल से आप लोग करा रहे थे। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद खुलवानी शुरू हुई तो बीजेपी के नेता खड़े होकर दुकानों की सीलिंग करवाते हैं, उसको खुलने नहीं देते। ये सब छोड़िए, आप मान लीजिए आप हार रहे हैं। 5 तारीख को जनता अपना निर्णय सुनाई देगी, आपको भी पता है। 20,000 करोड़ के निवेश के माध्यम से इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाएंगे और 13,000 बसों को ई बस में कन्वर्ट कर 100% ई बस सिटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आपको शायद आपके लोगों ने ब्रीफ नहीं किया, दिल्ली आज ई बसेस की राजधानी बन गई है, देश में ही नहीं दुनिया भर में। दुनिया की सबसे बड़ी ई बस फ्लीट आज दिल्ली में है। किसी भी शहर में दुनिया के इतनी बड़ी संख्या में ई बसेस नहीं है जितनी आज दिल्ली में ई बसेस हैं। 51 करोड़ से ज्यादा खर्च कर 50,000 गज का 4 बंगलों को मर्ज कर एक शीश महल बनाया। अन्ना के आंदोलन से आपने आपकी राजनीतिक पार्टी का जन्म लिया, सादगी का वादा किया था, कहा था ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, और 1 करोड़ों रुपयों का घर बनाकर केजरीवाल जी आप रह रहे हो। इसका दिल्ली की जनता आपसे जवाब मांगे। केजरीवाल जी को पानी पी के गालियां दो, उनको कोसो, और उसके बाद केजरीवाल जी ने जो काम कर रखा है, जो वादे कर रखे हैं, उन्हीं को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहो हम ये करेंगे ये करेंगे। बीजेपी हार मान चुकी है। बीजेपी केवल
दिल्ली में चुनाव की औपचारिकता के लिए एक जुमला पत्र लेकर आई है। हालांकि इन सब के बीच आज अमित शाह ने यह भी साफ किया कि केजरीवाल सरकार की कोई योजना जो जनहित से जुड़ी होगी उसे बंद नहीं किया जाएगा। एक गंभीर झूठ चुनाव को प्रभावित कराने के लिए फैलाया जा रहा है। मैं दिल्ली में ही निवास करता हूं। मेरे बंगले में काम करने वाले एक कर्मचारी का सुबह मुझे कहा कि साहब 5 मिनट मिलना है। मैं कहा आओ भाई, क्या काम था? वो आया, उसने कहा मेरे फोन पर फोन आ रहे हैं कि भाजपा आएगी तो ये सारी योजनाएं बंद कर देगी। मैंने कभी भी सार्वजनिक जीवन में इतना नीचे स्तर का झूठा प्रचार नहीं देखा है। आज मैं ये प्रेस वार्ता के माध्यम से दिल्ली की जनता के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कहा है और पत्थर पर की लकीर है, गरीब कल्याण की एक भी योजना बंद नहीं होगी और साथ में हमने जो कहा है वो भी हम पूरा करेंगे। वैसे तो दिल्ली में मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है, लेकिन कुछ सीटों पर कांग्रेस और कुछ मुस्लिम बाहुल सीटों पर AIMIM आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। असदुद्दीन ओवैसी भी आजकल दिल्ली में हैं। उन्होंने कल दिल्ली के ओखला में रैली भी की। यहां उनके निशाने पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों थे। ओवैसी ने केजरीवाल को मुस्लिम विरोधी बताया और दावा किया कि ओखला में बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। हालांकि उनका प्रचार आम आदमी पार्टी को ज्यादा अच्छा नहीं लगा। ओखला से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान ने कहा कि ओवैसी उन्हें हराने आए थे, वो सिर्फ वोट काटना चाहते हैं। मजलिस ने कोई गलती नहीं की ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार कैंडिडेट बनाकर। अगर कोई ये कहेगा कि ताहिर हुसैन के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम है तो क्या केजरीवाल के ऊपर शराब की पॉलिसी का इल्ज़ाम नहीं है? कैसे केजरीवाल 6 महीने जेल में रहा, चीफ मिनिस्टर रहते हुए जेल में रहा, कोई उंगली नहीं उठाता उसके ऊपर कि क्यों केजरीवाल असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखो यही दिक्कत है। ये सिर्फ ओवैसी साहब का एक काम होता है कि एक माहौल को अगर सीधे साधा चल रहा है, उसमें सांप्रदायिकता नहीं आ रही है, उसको सांप्रदायिक कर देना। जो इन्होंने 2 चीज़ें एक दूसरे से मिलाई हैं, इनका कोई लेना देना नहीं। अरविंद केजरीवाल वर्तमान के मुख्यमंत्री थे, वो भ्रष्टाचार में गए। इन्होंने जिन जिन को टिकट दी है उन पर दूसरे तरीके के आरोप बहुत अलग अलग होते हैं। मेरे आज के इस भाषण के बाद कल से हजरत शैतान के एजेंट आपके इलाकों में आएंगे और आकर आपसे कहेंगे, ये हजरत शैतान के एजेंट आकर कहेंगे ओवैसी भाषण तो अच्छा देता है मगर मेरे भाई बीजेपी को हराना है। अरे कमबख्तो, बेशर्मो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। पार्लियामेंट का इलेक्शन तो मैं नहीं लड़ा था तो कैसे बीजेपी को तुमने जीतने दिया? क्या मैं किसी को जाकर बोला था कि बीजेपी का साथ दो? दिल्ली रंगों में ये बताओ कहाँ है ये? आपकी सीट को भाजपा को पहुंचाने वाला आपका हमदर्द होगा। आपके नेता को जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता हो उसे हराने के लिए ये आ गया कि आपका हमदर्द है। पूरा दिन हो गया इसे आधिया, पूरा दिन आपकी वोट को जज्बात के साथ बांटना चाहता है। साबिका चीफ मिनिस्टर केजरीवाल है और नरेंद्र मोदी है। ये हकीकी मानों में 2 भाई हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। एक सिक्के के 2 रुख हैं। ये लोग ये समझेगा कि नहीं केजरीवाल वो मफलर वो झाड़ू, कोई फर्क नहीं है। ओवैसी साहब, सिक्के के पहलू आप और अरविंद केजरीवाल हैं। जहां आम आदमी पार्टी में अपराधी और गुंडों की जमात चुनाव लड़ रही है, आपने भी दिल्ली में अगर चुने तो 2 दंगाई चुने चुनाव लड़वाने के लिए। तो सीधा सीधा यही है कि आप और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल एक सिक्के के 2 पहलू हैं जो दिल्ली को दंगों की आग में भड़काना चाहते हैं। सोचिए कि आप एक रुपया अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जोड़ें, किसी कोचिंग संस्थान में बतौर फीस कई लाख रुपए जमा कर दें और पैसे जमा होने के कुछ ही दिन बाद अचानक वो संस्थान, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाए। आपका बच्चा वहां पढ़ने के लिए जाए तो उसे शिक्षक की जगह ताला लटका हुआ मिले।
देश के एक मशहूर कोचिंग इंस्टीट्यूट फिट जेईई पर ऐसा करने का आरोप लग रहा है। आरोप है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कराने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट फिट जी के कई सेंटर अचानक बंद हो गए, जिससे छात्रों के सामने टूटने का डर पैदा हो गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जिन संस्थानों में तैयारी कर वो अपने ख्वाब पूरे करना चाहते थे, उसी संस्थान ने उनके सपने कैसे तोड़ दिए। आरोप है कि दिल्ली और यूपी समेत 5 राज्यों में फिट जेईई के कई सेंटर बंद कर दिए गए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि शिक्षकों को कई महीने से वेतन नहीं मिला था, इसीलिए उन्होंने संस्थान छोड़ दिया। संस्थान छोड़ने वाले शिक्षकों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि कई केंद्रों पर फिट जेईई को ताले लगाने पड़ गए। इस कोचिंग सेंटर पर शिक्षकों का वार्षिक वेतन 15 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक है। देश के 41 शहरों में फिट जेईई के 73 केंद्र हैं, जिनमें 300 कर्मचारी काम करते हैं। फिट जेईई के कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे वक्त पर बंद हुए हैं जब आईआईटी जेईई की परीक्षाएं चल रही हैं। नोएडा और गाजियाबाद के सेंटर में कोई कर्मचारी नहीं है। इंस्टीट्यूट के बाहर अभिभावक और छात्र दोनों परेशान हो रहे हैं, जिसके बाद लोगों के पास कानूनी कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दिल्ली एनसीआर में फिट जेईई के सेंटर बंद होने के मामले में संस्था के मालिक समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नोएडा के सेक्टर 58 और ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाने में 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मैं इस वक्त नोएडा में हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे जो नोएडा का सेंटर है फिट जेईई का FIIT JEE, और वो सेंटर लगभग बंद हो गया है। लाखों की फीस देने के बाद भी पेरेंट्स सड़कों पर खड़े हुए, कोई जवाब देने वाला नहीं है। अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है तो आप हमें कम्युनिकेट तो करिए, वो पेरेंट्स से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वो उनके पास मान लीजिए सेंटर भी बंद हो गया है, आप ऑल्टरनेट ऑनलाइन क्लासेस चला सकते हैं। आप मेल्स डालिए कि उनका प्लान क्या है, 10 दिन 15 दिन कब रीस्टार्ट करेंगे। चीट तो है ये, इज इट नॉट चीट? 2 साल का आपने एडवांस पैसा ले लिया, रिसीट कुछ है नहीं, 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे आप पैसा लेते हैं। सभी के साथ ये हाल है। मेरी डॉटर 10th में है, उसका 15 दिन बाद बोर्ड है, वो इन्हीं चीज़ों में पड़ी हुई है। मामा आपके पैसे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, आपका क्या होगा? तो जो बच्चों का ट्रॉमा है ना, वो सबसे ज़्यादा एड्रेसिंग इशू है इस टाइम। सारे पेरेंट्स ने एडवांस में फीस दी हुई है और यही सबसे बड़ा मेन कंसर्न है कि लाखों रुपए की फीस गई हुई है और उसके बावजूद अब ये सेंटर बंद हो गया। बताया बस ये गया कि 1 साल से हमारी टीचर का मैसेज आया था ग्रुप पे कि 1 साल से हमारी वो नहीं दे, सैलरी नहीं दे रहे हैं फिट जेईई वाले, तो हम बंद करके हम आकाश में शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर आपको आना है तो आकाश में आ जाओ, फिर आकाश का एड्रेस वगैरह। हम लोग क्यों पे किए फिट जेईई को? इनका फीस स्ट्रक्चर भी ज़्यादा है, इनका कैरिकुलम अच्छा था, ये देख के हमने इनको फीस ज़्यादा दी ना। मेन जेईई के लिए 12th ही 11 एंड 12th है और उसी में ये धोखा दे के चले गए हैं। पैसा वापस करो, पैसा वापस करो। जो फिजी के जो मतलब ओनर हैं डीके गोयल है या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनको एटलीस्ट एक बंदे को यहाँ आके बैठना चाहिए था। जब वहाँ पे जब कल 58 थाने में आए थे तो वो कह रहे थे कि मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा है। देश में फिट जेईई के कुल 73 सेंटर हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 73 में फिट जेईई के अब तक 10 अलग अलग शहरों में कई सेंटर्स बंद हो चुके हैं, जिनमें लक्ष्मी नगर दिल्ली, सेक्टर 62 नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ, इसके अलावा वाराणसी, भोपाल, इंदौर, पटना और पुणे के नाम भी बताए जा रहे हैं। इन सारे संस्थानों को मिलाकर कई हजार छात्रों की फीस जमा है, लेकिन सेंटर्स फिलहाल बंद हैं। अब सवाल यह है कि अचानक फिट जेईई के पास पैसों की इतनी कमी कैसे हुई कि उन्हें स्थान पर ताला लगाना पड़ गया। आरोप ये लग रहे हैं कि फिट जेईई अपने फंड दूसरे बिजनेस में भी निवेश कर रहा है। इसी वजह से फिट जेईई के पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय संकट उसका बढ़ता गया है, जिसके कारण शिक्षकों को काफी महीने से वेतन नहीं मिल रहा था और अब नौबत ताला लगाने की आ गई है। आज जो फिट जेईई सवालों में है, उसकी शुरुआत डीके गोयल ने वर्ष 1992 में फोरम फॉर आईआईटी जेईई के तौर पर की थी। शुरुआत में दिल्ली में फिट जेईई का एक छोटा सा कोचिंग केंद्र था। कुछ ही वर्षों में इस संस्थान ने आईआईटी जेईई प्रवेश परीक्षा के टॉप रैंकर छात्र तैयार कराने की साख बना ली। देश भर में फिट जेईई के 73 सेंटर्स के अलावा 2 ग्लोबल स्कूल, 6 फिट जेईई वर्ल्ड स्कूल, 49 सहयोगी स्कूल भी हैं। पिछले 3 दशकों में फिट जेईई से निकलकर हजारों छात्रों ने आईआईटी से इंजीनियरिंग करने का अपना सपना पूरा किया, लेकिन अब ये संस्थान सवालों के घेरे में है। अब तक संस्थान की तरफ से आधिकारिक बयान भी नहीं आया है। सत्ता में अब एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले की सस्पेंस वाली कहानी की बात करते हैं।
सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले की मिस्ट्री हर बीतते दिन के साथ और उलझती जा रही है। वैसे तो पुलिस की जांच आगे बढ़ने के साथ साथ सवालों के जवाब भी मिलने चाहिए थे, पर अब इस मामले में इतने ट्विस्ट आ रहे हैं कि सवाल भी बढ़ रहे हैं और सस्पेंस भी बढ़ रहा है। जानकारी के मुताबिक अब पुलिस इसमें इनसाइडर वाला एंगल भी खोज रही है। पुलिस को शक है कि जिस तरह हमले से पहले सैफ के घर की रेकी की गई वो किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता। जांच के मुताबिक हमलावर सैफ पर हमले के लिए ऑटो में आया था। यह भी बताया जा रहा है कि ऑटो ड्राइवर ने रेकी में उसकी मदद की थी। पुलिस को शक है कि उस ऑटो में कोई तीसरा शख्स भी था जो मदद कर रहा था। अब उसी की तलाश हो रही है। पुलिस को सैफ पर हमले में किसी इनसाइडर के शामिल होने का शक क्यों है, इसकी वजह भी आप जान लीजिए। पुलिस ये मान रही है कि हमले से पहले सैफ के घर की ठीक से रेकी की गई। हमलावर को पहले सैफ के घर का लेआउट बताया गया, उसे सैफ के घर की सीढ़ियों और खिड़की की जानकारी पहले दी गई, यहां तक कि उसे सैफ के बेटे के कमरे की भी जानकारी थी। इसीलिए इसमें किसी इनसाइडर के शामिल होने का शक बढ़ गया है। वैसे पुलिस ने सैफ के किसी स्टाफ मेंबर को अभी क्लीन चिट नहीं दी है। जानकारी के मुताबिक सैफ के कुछ दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है। भारत आने के बाद से शरीफुल जिन जिन लोगों के संपर्क में रहा है, अब वो सभी पुलिस के रडार पर हैं। पुलिस उनकी जांच कर इस हमले में मदद करने वाले का पता लगाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले पुलिस पुख्ता सबूतों के आधार पर यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि सीसीटीवी वीडियो में दिखा शख्स शरीफुल ही है। इसके लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेस्ट होगा, जिससे ये पता लगेगा कि सीसीटीवी में दिखा शख्स शरीफुल ही है या नहीं है। इसके लिए फुटप्रिंट भी लिए जाएंगे। जब सीसीटीवी में दिखा आरोपी सीढ़ियों से आया था तो उसने जूते नहीं पहने हुए थे। पुलिस अब उन फुटप्रिंट का मिलान शरीफुल के फुटप्रिंट से करेगी, जिससे ये पता चलेगा कि वारदात के वक्त शरीफुल वहां था भी या नहीं। मुंबई पुलिस फिंगरप्रिंट मैच करवाने में भी जुटी हुई है। पुलिस ने 200 से ज्यादा फिंगरप्रिंट्स जुटाए थे जो फोरेंसिक लैब भेजे गए हैं। इसके अलावा आरोपी के कपड़ों से मिले खून के सैंपल को भी जांच के लिए भेजा गया है। इन सब के बाद कुछ हद तक ये साफ हो सकता है कि सैफ पर हमला करने वाला कौन था। फिलहाल तो सैफ अली खान पर हुए हमले के इस मामले में सिर्फ सवाल और सस्पेंस ही है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की सत्ता से आया एक शुभ समाचार आपको बता दें। वैसे तो देश में अब तक 136 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं, लेकिन कश्मीर घाटी तक वंदे भारत नहीं पहुंची थी। अब कटरा से श्रीनगर तक रेल की पटरी बिछ चुकी है, जिसके बाद आज पहली बार जम्मू से श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन हुआ। अगले महीने से जम्मू से श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन चलनी शुरू भी हो जाएगी। श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन का सफर शुरू होने की ये उपलब्धि कोई सामान्य बात नहीं है। ट्रायल रन के दौरान वंदे भारत चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च डिजाइन के रेलवे ब्रिज से होकर गुजरेगी। इतना ही नहीं, इसी रूट पर वंदे भारत ने सबसे ऊंचे केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खाड़ को भी क्रॉस किया। ये दोनों ब्रिज भारत की मॉडर्न इंजीनियरिंग की मजबूत होती सत्ता का प्रमाण है। वैसे श्रीनगर तक वंदे भारत का सफर कितनी बड़ी कामयाबी है, इसे आप ऐसे समझिए। कटरा से श्रीनगर के बीच 203 किलोमीटर की दूरी है। इस रास्ते में ट्रेन 38 सुरंग और 927 पुलों से होकर गुजरेगी। सबसे लंबी सुरंग T50 है जो 12.8 किलोमीटर लंबी है। पुलों की कुल लंबाई करीब 13 किलोमीटर और टनल वाले हिस्सों की लंबाई 119 किलोमीटर है, यानी इस रूट का आधा हिस्सा टनल से होकर ही गुजरता है। कश्मीर में होने वाली बर्फबारी और तापमान में अत्यधिक गिरावट को देखते हुए इस रूट पर चलने वाली वंदे भारत को खास तौर पर डिजाइन किया गया है। ये ट्रेन -30 डिग्री तापमान में बिना किसी परेशानी के चल सकती है। इसके लिए ट्रेन में एक खास हीटिंग सिस्टम लगाया गया है, जिससे ट्रेन के अंदर ठंड का एहसास नहीं होगा। ड्राइवर के केबिन में ट्रिपल एयर विंड स्क्रीन लगाई गई है, जिस पर बर्फ नहीं जमेगी और हर मौसम में ड्राइवर को साफ दिखेगा। ट्रेन का एयर ब्रेक सिस्टम कितने भी ठंडे मौसम में हो काम कर सकता है। इसमें हवाई जहाज की तरह बायो वैक्यूम टॉयलेट लगाए गए हैं, यानी कश्मीर के लिए वंदे भारत ट्रेन का खास अपग्रेडेड वर्जन बनाया गया है। इससे कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की भी संभावना है। यही वजह है कि कश्मीर घाटी के लोगों में इसको लेकर उत्साह है। दिल्ली से होते हुए जो है ये वंदे भारत ट्रेन जो है कश्मीर पहुंची है। विशेषकर कहें ये ऑल वेदर ट्रेन रहेगी, जिसमें मौसम की बाधा जो है सबसे ज्यादा जो चैलेंज कश्मीर के लोगों और पर्यटकों को देती थी, उसको लेकर जो है उसके हिसाब से इस ट्रेन को बनाया गया है।
है ये सीट्स जो है ये 360 डिग्री जो है मूव करेगी। पैनोरामिक व्यू के लिए जो आप ये शीशे देख सकते हैं कि किस तरीके के बनाए गए हैं और इस तरीके से ताकि बाहर का जो एक पूरा व्यू है वो बैठने वाले को मिले। सब जीरो टेम्परेचर को डील करने के लिए हीटिंग यूनिट्स दिए गए हैं। पाइप्स में पानी फ्रीज ना हो, टैंक्स में पानी फ्रीज ना हो, उसके लिए हीटिंग पैड्स दिए गए हैं। ड्राइवर कैब में स्नो जमा ना हो जाए फ्रंट सीट पे, उसमें एम्बिएंट टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। बहुत अच्छा कदम है। इट्स इजी टू कम्यूटिंग फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर। बाई रोड आते हुए काफी तकलीफें होती है और रोड कुछ कई बार बरसातों में भी आए थे हम लोग, तो काफी प्रॉब्लम हुई। अभी टाइम से ये चीजें खत्म हो जाएगी। It will be easy for people to travel. हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाजत।